आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं कल जो रह गया था लास्ट में वहां से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कल का जो रह गया था थोड़ा सा वो मैं कंटिन्यू करता हूं। कल हमारा लास्ट में रह गया था, तो आपको अगर मिस हो गया हो तो वीडियो आप देख सकते हैं क्योंकि वो अपलोडेड है। तो एक कंसेप्ट रह गया था लास्ट में, हम कैसे कर सकते हैं चेंज, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं डोमेस्टिक को नेशनल में। ये हमारा कल रह गया था, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक मैंने आपको बोला था ये विद इन अ कंट्री होता है, अपने मुल्क में और अपनी बाउंड्री में। तो जो भी प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर इनकम अपनी कंट्री में, अपनी बाउंड्री में, अपने हुदूद में आती है उसको हम डोमेस्टिक बोलते हैं। तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम जो होती है वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद एक होता है नेशनल। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे, डोमेस्टिक में पढ़ाया था जीडीपी और एक पढ़ाया था एनडीपी। ये दोनों डोमेस्टिक कंसेप्ट हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे मैंने कंसेप्ट पढ़ाए थे जीएनपी, एनएनपी, ये दोनों नेशनल कंसेप्ट हैं। तो अगर हमारे पास डोमेस्टिक कंसेप्ट है उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू नेशनल कंसेप्ट, और अगर हमारे पास नेशनल कंसेप्ट है उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डोमेस्टिक में। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, खाली हमें पता है डोमेस्टिक होती है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स यानी कि डीएफआई, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स। और अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स में प्लस करें अब्रॉड, प्लस अब्रॉड यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहां बात हो रही है नेट की, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट का मतलब है हमें कैलकुलेट करना है। जब भी आपको कंसेप्ट कोई नेट आएगा तो आप समझ लीजिएगा उसके पीछे कोई कैलकुलेशन है। तो जब भी नेट कंसेप्ट आएगा तो कैलकुलेशन हमें कोई करनी है, तब जाके नेट निकलेगा। तो क्या कैलकुलेशन करनी है नेट में? नेट के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है हाउ मच रिसीव्ड माइनस हाउ मच पेड। कितना हमने लिया और कितना हमने दिया। तो क्या होता है, हम अब्रॉड गए, हमने कमाया, मैं इंडियन हूं तो वो मेरे यहां पे आएगा, मैंने रिसीव किया। और अगर अब्रॉड का कोई हमारे यहां कमा के चला गया तो वो माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करूं तो ये खुद ही बन जाएगा नेशनल कंसेप्ट। तो डोमेस्टिक को ऐड करना नेशनल इनकम या डोमेस्टिक को ऐड करना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये खुद ही बन जाएगा नेशनल कंसेप्ट। और अगर नेशनल को हमने डोमेस्टिक में चेंज करना है तो माइनस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो अब्रॉड से आई है नेट फैक्टर इनकम, उन्होंने कितना लिया यहां से और उन्होंने हमको कितना दिया। तो अगर वो उल्टा रिवर्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा। आप समझ लो हमारी डोमेस्टिक इनकम 1000 करोड़ की है, मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं, 1000 करोड़ की है। और हमें नेट फैक्टर इनकम जब मैंने निकाली, नेट फैक्टर इनकम पहले मैं डोमेस्टिक में ये देखता हूं, फैक्टर इनकम हमारी 1000 थी और जो उन्होंने हमसे लिया वो था 400, तो नेट फैक्टर इनकम है 600। तो नेट फैक्टर इनकम निकालने के लिए हमने कितना लिया अब्रॉड से कमा के, कितना लाया, वो था 1000 करोड़ का। और हमने उनको कितना दिया जो उन्होंने हमसे कमाया, हमारे यहां कमाया, वो था 400 करोड़ का। तो हमें मिल गया नेट फैक्टर इनकम 600 करोड़। तो बन जाएगा 1600 टोटल में, 1600 करोड़ हमारी नेशनल इनकम है। तो अगर मैं नेशनल को वापस चेंज करूं इसमें तो मुझे ये 600 वापस माइनस करना पड़ेगा 1000 में से। तो 1000 में से माइनस करूंगा 1600 में से माइनस करूंगा 600, तो वो बन जाएगा 1000, वापस आएगा डोमेस्टिक पे। तो अगर मैं नेशनल से डोमेस्टिक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करूं तो डोमेस्टिक पे आ सकता हूं, और डोमेस्टिक में अगर प्लस करूं जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम की बात कर रहा हूं मैं, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल। तो अब जो हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन,
ये हमारा टॉपिक है आज का, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप एक चीज याद रखिएगा, एक होता है एनडीपीएफसी, एक होता है जीएनपीएफसी। एनडीपीएफसी एक होता है एनएनपीएफसी। ये दो चीजें आप याद रखिएगा। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट है। क्या मतलब है इसका? जो डोमेस्टिक आपको पता है विदिन बाउंड्री में नेट हमारा था, नेट इसका मतलब है कुछ माइनस करना है, इंटरमीडिएट जैसे डेप्रिसिएशन है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी थी, मगर किन की? फैक्टर को कितना खर्चा मिला उसमें। तो डोमेस्टिक में फैक्टर इनकम कितनी है? डोमेस्टिक में फैक्टर इनकम कितनी है? इसमें सारे फैक्टर्स हमारे आएंगे, उनकी सर्विस आएगी, उनका प्रोडक्शन आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये हमारा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आप इसको डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं। ये हमारी है डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि जिन्होंने भी काम किया अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में, उन फैक्टर्स ने कितना कमाया, दैट्स कॉल्ड एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। हमने कितना प्रोड्यूस किया, कितने फैक्टर कॉस्ट पे, तो वो सारे फैक्टर कॉस्ट जो है वो फैक्टर पेमेंट्स बन जाएंगी। फैक्टर पेमेंट्स किनकी? जो डोमेस्टिक में प्रोडक्शन करे और उनको इनकम मिली, चाहे वेजेस मिले, चाहे रेंट मिली, चाहे इंटरेस्ट मिला, चाहे कुछ और मिला, तो जो भी उनको पैसा मिला वो बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम हमारी। और जो नेट नेशनल फैक्टर कॉस्ट है, नेट नेशनल, इसका मतलब है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये हमारी नेशनल इनकम है, क्योंकि नेट नेशनल है। नेशनल मतलब है एक तो डोमेस्टिक में कितना कमाया प्लस एब्रॉड में कितना कमाया। एब्रॉड में आपको पता है नेट हमें कैलकुलेट करना होता है, कितना हमने दिया, कितना हमने लिया। जो दिया वो माइनस होगा, जो हमने लिया वो प्लस होगा। तो अगर हमने कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कर सकते हैं। हमारे फैक्टर्स ने कितना हमारी कंट्री में कमाया और हमारे फैक्टर्स ने कितना अब्रॉड में कमाया। जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा फैक्टर इनकम्स या फैक्टर कॉस्ट, जो हम लिख रहे हैं एफसी। एनएनपी, एनएनपी का मतलब वही है नेट नेशनल की बात कर रहा हूं मैं। तो फर्क दोनों में यही है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। एक में अब्रॉड है, एक में अब्रॉड नहीं है। तो हमारा टॉपिक आज का जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं, तीन तरीके होते हैं इसमें। देयर आर 3 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एक हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, इसको एक और नाम बोलते हैं आउटले मेथड। आप पहले ये डाउन कीजिए, उसके बाद में समझाऊंगा क्या मतलब है इसका, तीनों का। सेकंड जो हमारा है, पहला एक्सपेंडिचर मेथड, आउटले मेथड, हमने कितना एक्सपेंडिचर कंट्री में किया, और अगर हम एक्सपेंडिचर की बुनियाद पे कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड यूज किया और आउटले मेथड यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एडिड मेथड, और इसको एक और नाम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। तो अगर हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, हम एक्सपेंडिचर साइड से भी कर सकते हैं, पूरे कंट्री के एक्सपेंडिचर निकाल के। हम वैल्यू एडिड मेथड से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और मेथड है, दैट्स कॉल्ड इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम मेथड। मैं जरा तीनों पे जरा एक बात करता हूं। तीनों मेथड क्या है? अगर हम कोई भी मेथड कंट्री में कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए, जो इसका रिजल्ट आएगा, अगर यहां पे 1000 करोड़ आएगा, यहां पे भी 1000 आना चाहिए और यहां पे भी 1000 करोड़ ही आना चाहिए। अगर हमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है तो वो चलता है, वेरिएशन कहीं पे कोई चीज मिस होती है, लेकिन मोस्टली जब हम मेथड कैलकुलेट करते हैं कोई भी मेथड, तो हमें पता है 3 मेथड हमारे पास ऑप्शन है, तो तीनों मेथड का रिजल्ट सेम आना चाहिए।
क्योंकि आप बोलेंगे तीनों मेथड का रिजल्ट कैसे सेम आएगा। मैं जरा आपको बताता हूं, पहले एक एग्जांपल देता हूं। कहते हैं ना, एक का एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज इक्वल टू इनकम ऑफ अदर। ये सिंपल से एग्जांपल है। अगर मैंने कोई एक्सपेंडिचर किया, कोई चीज बाजार से ली, समझ लो मैंने दुकानदार से आज कॉपीज ली, मैंने 10 कॉपीज ली, उनका प्राइस 5 रुपीज था पर कॉपी, तो 50 रुपीज मैंने एक्सपेंडिचर किए। तो जब मैंने 50 एक्सपेंडिचर किए, जो सामने वाला दुकानदार है उसने फिलहाल 50 रुपए उसको इनकम मिल गई। अब उसमें प्रॉफिट कितना है, उसमें खर्चा कितना है, उसने कितना किया है, वो अलग बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैंने जो एक्सपेंडिचर किया उतने ही दूसरे को इनकम मिली। तो अगर मैं मेथड इस्तेमाल करूंगा एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर एक ने जितना किया उतने ही दूसरे को इनकम मिली होगी। तो ये लगभग एग्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि एक का समझ लो आपको टीचर सर्विस दे रहा है, आपने टीचर को 1000 रुपए पे किया, तो आपने एक्सपेंडिचर किया 1000 रुपए और टीचर को इनकम मिली 1000 रुपए, तो ये कंफर्म है। तो अगर हम कोई भी मेथड करेंगे तो उन मेथड्स में से हमें रिजल्ट सेम निकलना चाहिए। लेकिन क्या है, कभी कभी किसी कंट्री में जो बेसिक डेटा होता है या जो एनालिसिस होता है वो ठीक नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है। लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये 3 मेथड हैं, हम तीनों यूज कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या करते हैं हम कंट्री का सारा एक्सपेंडिचर अब सारा एक्सपेंडिचर में क्या आता है, एक आता है हमें प्राइवेट एक्सपेंडिचर, एक आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक आता है नेट एक्सपोर्ट्स। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा आपको कंसेप्ट मिल जाए, उसके बाद में आराम से आप लिख सकते हैं। मैं बाद में आपको आराम से दिखाऊंगा कहां कहां हमने क्या करना है, कैसे लिखना है। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, हम सारे टोटल एक्सपेंडिचर्स जो भी खर्चे कंट्री में किए, चाहे एक आम आदमी ने किए, चाहे बिजनेसमैन ने किए, चाहे गवर्नमेंट ने किए, तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स हम कैलकुलेट करते हैं, सम अप करते हैं, ऐड करते हैं उनका। तो प्राइवेट का ऐड होता है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट का ऐड होता है नेट एक्सपोर्ट्स के साथ। तो जब हम ये सारा एडिशन निकालते हैं तो जो हमें लास्ट मिलता है वो हमें मिलता है जो हमने कंट्री में टोटल एक्सपेंडिचर किया था। तो जब कंट्री में टोटल एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे, हमारा लास्ट मकसद है यही, हमने निकालना है एनएनपी, एड फैक्टर कॉस्ट। आपको पता है ये नेशनल इनकम ही है, हमने लास्ट में ये निकालना होता है नेशनल इनकम। तो जितने भी लोगों ने एक्सपेंडिचर किया, तो वो एक्सपेंडिचर किसी और की जेब में चला गया, वो उनकी इनकम बन गई। अगर हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल का, प्राइवेट क्या करते हैं, हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। आप और मैं, सबसे बड़ी जो हमारी एक्सपेंडिचर है दैट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या आता है, प्राइवेट भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है। जैसे प्राइवेट का होता है कंजप्शन का एक्सपेंडिचर, और ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का भी होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम और आप कुछ चीजें ले आते हैं दिन में, दिन की जरूरत पूरी करने के लिए, खाने के लिए, और जो खाने का एक्सपेंडिचर हमारा है वो सारा हम कैलकुलेट इस मेथड में करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में। और उसके बाद गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है। जैसे ऑफिस मेंटेन करने हैं, डिपार्टमेंट्स मेंटेन करने हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेंटेन करना है, उस पर जो सारा खर्चा उनको लगता है, और उसके बाद उनको अपनी भी जरूरत होती है, जैसे उनको ऑफिस मेंटेन अपना करना है, तो उनका खाना पीना वो सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो या आप देखते होंगे स्कूल में मिड डे मील मिलता है, तो ये सारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट भी करती है, हम भी करते हैं। आपने आंगनवाड़ी सेंटर देखे होंगे, उसमें उनको फ्री मिलता है राशन। तो वो सारा कंजप्शन का एक्सपेंडिचर है, चाहे प्राइवेट का है, एक घर वाला भी करता है, हाउस होल्ड भी, और गवर्नमेंट भी करती है। उसके बाद एक होता है, गवर्नमेंट का तो हो गया, एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक तो कंजप्शन के लिए हो गया तो खत्म, उसका फिर कुछ नहीं मिलना है। मैंने खाना लाया बाजार से 100 रुपए का, वो 100 रुपए मैंने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर हो गया खाने पे, कंजप्शन पे। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों करती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट में होते हैं
जैसे इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम कोई चीज इसलिए खर्च करते हैं ताकि उससे हम कमा सके। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में वही फर्क है। कंजप्शन से हम कुछ नहीं कमाते हैं, तो कंजप्शन का तो हो गया हमारा, गवर्नमेंट भी करती है, इंडिविजुअल भी करते हैं, और वो मैंने आपको बताया कहां कहां करते हैं। एक हमारा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ये भी है, इसमें एक होता है फिक्स्ड, एक होता है इन्वेंट्री। तो कहां कहां हम एक्सपेंडिचर करते हैं, मैं भी करता हूं। अगर मैंने घर में बिल्डिंग बनाई, अगर मैंने घर में दुकानें बनाई, अगर मैंने घर में कोई किराया रहने के लिए किसी को देने के लिए कमरे बनाए, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी। और अगर मैंने कार लाई अपने लिए तो कंजप्शन है। अगर मैंने कार लाई और वो कार इसलिए लाई ताकि उससे फेयर जो कमा सकूं मैं, वो सर्विस में डाल दूं, मैं प्राइवेट कार एक लेके आऊं, तो उसमें जो सवारियां चढ़ेंगी वो मुझे पैसा देंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तो अगर अपने लिए कार लाई, अपने यूज के लिए पर्सनल, तो कंजप्शन हो गया। तो करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक क्या करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं, वो बिल्डिंगें बनाते हैं, वो गाड़ियां लाते हैं, वो जमीन खरीदते हैं ताकि जमीन का फिर से उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। लेकिन जो असली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो होता है जिससे प्रोडक्शन में इंक्रीज हो। गाड़ी कोई प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं करेगी। तो असली जो बोलता हूं मैं, जो जेएम केन्स ने बोला था, असली इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जिससे प्रोडक्शन और जिससे किसी को रोजगार मिले। तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इससे कोई कैपिटल बनता है, कोई एसेट, कैपिटल एसेट बनता है। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो हाउस होल्ड भी करते हैं, वो बिजनेसमैन भी करते हैं। बिजनेसमैन क्या करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं तो उसमें जॉब मिलता है, उससे वो कमाते हैं, या कोई दुकान बनाते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, तो गवर्नमेंट और भी चीजें करती है, गवर्नमेंट ऑफिस बनाती है, उनसे उनको फिर इनकम मिलती है। तो वो सारा जो आता है वो जिससे फिर कमाया जाए वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेंट्री क्या होता है, जैसे हमारे पास अभी 4 मशीनें हैं, हमने कोई इन्वेंट्री में क्या करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, प्राइवेट भी करती है। इन्वेंट्री में क्या होता है, हमारे पास समझ लो हमने कोई फर्म खोली, कोई एस्टेब्लिशमेंट किया बिजनेस का, तो उसमें हमने 4 मशीनें लगाई। तो एट द एंड ऑफ ईयर हमने 2 और ऐड कर ली। तो लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर क्या स्टॉक था हमारा, वो 6 था, और बिगिनिंग में ओपनिंग कितना था, वो 4 था। तो 2 हमने ऐड कर ली। तो जो ये फॉर्मेशन हुई 2 की एक्स्ट्रा, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो जो 2 एक्स्ट्रा मशीनें हमने साल के बीच में लाई, जब हमारा ओपनिंग स्टॉक 4 का था और उसके बाद जो चेंज स्टॉक में हुआ वो 2 हुआ उसी साल में, हमने 2 मशीनें बीच में 6 महीने के बाद फिर से लगाई। तो ओपनिंग स्टॉक और जो एंड ऑफ स्टॉक था हमारा, उसमें 2 की चेंज हुई, तो हमने 2 पे ज्यादा पैसा लगाया, 2 पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, तो हमारा कैपिटल फॉर्म हुआ, 2 मशीनें हमारी एक्स्ट्रा हुई। या हमने कोई एक्स्ट्रा बिल्डिंग बनाई, तो वो हमारी बिल्डिंग एक्स्ट्रा में आ जाएगी इन्वेंट्री में। तो एक्स्ट्रा खर्चा किसी चीज पे, मगर वो इस बुनियाद पे कि ताकि मुझे उससे पैसा मिले, उससे किसी को रोजगार मिले, उससे कोई प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो उसके बाद ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में। मैंने आपको बोला 2 चीजें मैंने आपको कंफर्म की एक्सपेंडिचर मेथड में। एक होता है कंजप्शन का एक्सपेंडिचर, ये पब्लिक भी करती है, पब्लिक होती है गवर्नमेंट, ये प्राइवेट भी करते हैं, आप और मैं। उसके बाद हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन भी। जो ये कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये होता है फिक्स्ड भी, और ये होता है, इसको बोलते हैं हम स्टॉक, या बोलते हैं इसको इन्वेंट्री। तो ये फिक्स्ड में क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ भी, चाहे आप मैं गवर्नमेंट करे, कोई प्राइवेट करे। और जो इन्वेंट्री में है वो मशीनें होती है, कितनी हमने मशीन एस्टैब्लिश की, तो मशीन्स का कितना जो ओपनिंग स्टॉक था और एट द एंड ऑफ द ईयर क्या स्टॉक था, चेंज कितना हुआ स्टॉक में, इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक होता है एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस ओपनिंग। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने आपको बोला 6 था,
ओपनिंग में मैंने 4 लगाई थी, फिर इसका मतलब है 2 मैंने ऐड कर दी, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया 2 मशीन्स का। इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड में एक और चीज हम कैलकुलेट करते हैं। ये हो गई दूसरी चीज, ये हो गई पहली चीज, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरी चीज हम कैलकुलेट करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। मैं फिर से नेट की बात कर रहा हूं, जब भी नेट की बात होती है तो हमने कोई चीज कैलकुलेट करनी होती है, ये आप कंफर्म कर लो। नेट एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, इस समय का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स पे कितना किया और इंपोर्ट्स पे कितना किया। अगर हमारा एक्सपोर्ट पे ज्यादा खर्चा है, हमने ज्यादा एक्सपोर्ट्स किए हैं, उसका मतलब हमारे कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी। और अगर हमारा ज्यादा खर्चा इंपोर्ट्स पे है तो इसका मतलब हमारे कंट्री की नेशनल इनकम कम होगी, हो सकता है माइनस भी होगी। तो क्या होता है, हम लोग जो कंट्री में है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है दुनिया में, वो ज्यादा तरक्की क्यों नहीं कर रही है। फर्क क्या है उसका, क्या एक्सपेंडिचर है हमारा और उनका, क्या फर्क है। फर्क है, हम जो कंट्रीज है डेवलपिंग, हम इस पे ज्यादा बिलीव करते हैं एग्रीकल्चर पे, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमारा और इनका यही फर्क है, हमारी नेशनल इनकम हमेशा कम हो जाती है क्योंकि हमारी एफिशिएंसी इसमें ज्यादा नहीं है कैपिटल फॉर्मेशन में। अब आप बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन क्या, मशीन्स, जो बड़ी बड़ी मशीन्स है, मैकेनाइजेशन है, जो हर जगह आजकल मशीन्स यूज हो रही है, उसमें हम एफिशिएंट नहीं है जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और हम किसमें एफिशिएंट है, एग्रीकल्चर में। अगर हमने 1 करोड़ टन भी वीट प्रोड्यूस किया, अभी अभी आपने इंडिया में देखा, उन्होंने अभी जेट्स लाए थे, वो क्या नाम था उनका, खरीदे थे फ्रांस से। तो अगर उन्होंने एक वहां से लाया, वो फाइटिंग प्लान एक लिया, तो उसकी कीमत होती है हजारों, 1000 बिलियंस डॉलर्स में। तो अगर हम ये सारा उनको भेजें, उसके बदले में एक जहाज भी नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या है, एक तो ये जहाज हमने खरीदना है, एक तो वीट भी सारा देना है, उसके बाद हमने थोड़ा पैडी भी देना है, राइस भी देना है उनको अपना, तब जाके ये हमारी जो मैन सारी प्रोडक्शन है वो सारी एक जहाज में चली जाती है। और अगर उसके बाद उसके कोई पार्ट्स खराब हो गए तो हमें फिर से ये सारा कुछ देना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देती हैं, और हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज्यादा इस पे ध्यान देती हैं, एग्रीकल्चर पे। और हमारी कंट्री भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, मैंने आपको बोला था। तो हमारी नेशनल इनकम तभी ज्यादा आगे नहीं जाती क्योंकि हम गलत चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। गलत चीज एग्रीकल्चर नहीं है मगर ओवर डिपेंडेंस। अगर हम देखें इंडिया में 90% लैंड आप समझ लो उनकी 1000 एकड़ है, और अगर अमेरिका में यही है, वहां 10% ही लोग हैं, उनकी भी यही 1000 एकड़ है। वहां 10% लोग ही 1000 एकड़ से फसल निकालते हैं, हमारे यहां 90% लोग उसी लैंड से फसल निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एफिशिएंट नहीं है, हम ज्यादा लेबर पावर यूज कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर ठीक है लेकिन हमारी जो डिपेंडेंस है वो ज्यादा है। और अदर कंट्रीज, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 5 टाइम्स लेस उनकी है लेबर यूज इन एग्रीकल्चर। तो हम ज्यादा यूज करते हैं, फजूल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं इस पे। तो अगर थोड़ा बहुत हम कैपिटल फॉर्मेशन और मैकेनाइजेशन की तरफ चले जाएं तो इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, तब जाके हमारा थोड़ा कुछ बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, ये आपका होगा एक्सपेंडिचर मेथड, मैं थोड़ा बाद में क्लियर करूंगा। एक है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते हैं हम, वैल्यू एडेड मेथड, तो हम वैल्यू ऐड करते हैं, वी ऐड वैल्यूज। आप बोलेंगे क्या वैल्यू ऐड करते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में, वैल्यू एडेड टैक्स, ये आया था 2005 में। तो वैट, फिर मॉड वैट, फिर सन वैट, ये सारा टैक्स आया था। अब तो जीएसटी सीएसटी चल रहा है, तो ये भी एक आया था। मैं जरा आपको दिखाता हूं ये वैल्यू एडेड क्या होता है। हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी इकोनॉमी में थ्री सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स। और इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन 3 सेक्टर्स। एक सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है टर्शियरी सेक्टर,
ये 3 सेक्टर्स हैं जिन पे हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है। इस टर्शियरी सेक्टर को और हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर तो जो हमारी बुनियाद है कंट्री की, वो 3 सेक्टर्स पे बुनियाद है। पहला सेक्टर जो हमारा है वो है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? इसमें एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर। इसमें आता है एलिड, जो एग्रीकल्चर के एलिड है, जैसे हॉर्टिकल्चर है और भी है, फिशरीज है, सेरिकल्चर है, ये सारा इसी में आता है। और इसके बाद आता है इरिगेशन, जो हम इरिगेशन देते हैं कंट्री को, ये इसमें आता है प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी है। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा आता है प्रोडक्शन, मगर कौन सी प्रोडक्शन? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और जो सेकेंडरी सेक्टर है ये मोस्टली डिपेंड है प्राइमरी सेक्टर पे, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल यहां से आता है सेकेंडरी सेक्टर को। तो जो कंट्री में हम प्रोडक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सारा आता है सेकेंडरी सेक्टर में। इसके बाद जो लास्ट है टर्शियरी सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर कहलाता है। सर्विस सेक्टर इसलिए नहीं कि इससे हमें नौकरी मिलती है, सर्विस सेक्टर इसलिए क्योंकि ये कुछ नहीं प्रोड्यूस करता है, ये सेक्टर कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करता है। जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमारे इंडिया में है वो प्राइमरी और सेकेंडरी है खाली। तीसरा जो सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। ये आप याद रख लीजिएगा, इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये सर्विस सेक्टर हमें नौकरी देता है नहीं, सर्विस सेक्टर खाली सर्विस प्रोवाइड करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें आते हैं बैंकिंग सेक्टर। जो बैंक हमारे कंट्री के हैं वो इस सेक्टर में आते हैं, वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे प्रोवाइड सर्विस। इसमें आता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर हमारा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। तो जो सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, खाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन सेक्टर्स को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर्स। तो जो हमारा टॉपिक है, ये तो हो गए 3 सेक्टर जो हमारे इकोनॉमी के होते हैं। जो हमारा टॉपिक है, मैं टॉपिक पे आता हूं। हमारा टॉपिक जो है, हम कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं बाय वैल्यू एडेड मेथड। हमारा टॉपिक है सेकंड जो है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू ऐड कैसे करते हैं हम? अब जरा मैं आपको दिखाता हूं वैल्यू ऐड कैसे करते हैं। एक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये जरा आप याद रखिएगा। एक होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू एडिड इक्वल होता है, वैल्यू एडिड इज इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। मैं भी आपको ये समझाऊंगा क्या मसला है। जो वैल्यू ऐड होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर हमारे आउटपुट की वैल्यू 1000 है, उसमें से ये इंटरमीडिएट माइनस होगा 100, ये बन जाएगा 900। तो आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। अब ये वैल्यू एडेड क्या है मैं आपको बताता हूं, आप जरा देख लीजिएगा। ये है हमारा सेक्टर, ये समझ लो आपको, मैं कॉटन की बात कर रहा हूं। जो फार्मर है उसने प्रोड्यूस किया कॉटन, तो फार्मर जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसने प्रोड्यूस किया कॉटन, लेकिन कॉटन वो किसी और को भेजेगा। किसको भेजेगा? इसने वीवर को भेजा। वीवर आपको पता है जो कॉटन को साफ करता है, तो वीवर भी खुद के लिए नहीं लाएगा, उसको किसी और को देना होगा। उसने दिया वीवर ने थ्रेड मिल को। थ्रेड मिल होती है जो इसका धागा बनाती है, क्योंकि जब भी कॉटन प्रोड्यूस होता है जो पहला प्रोड्यूसर है वो फार्मर है, उसके बाद ये जाता है वीवर के पास। वीवर फिर या तो फिर सिंपल एक वीवर होता है जो घर में सफाई करता है इसकी, या तो वीवर होता है मशीन में सफाई करते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाता है सफाई के लिए, तो खरीदने वाला वीवर है। उसके बाद थ्रेड मिल वाला खरीदने वाला है, वीवर से थ्रेड मिल वाला खरीदता है, थ्रेड मिल वाले से क्लोथ वाला खरीदता है, क्लोथ मिल जो इसका कपड़ा बनाती है। अभी तो कपड़ा बन गया रा कपड़ा, तो रा कपड़ा जो बन गया, थानों में कपड़ा तैयार हुआ, मीटर्स हजारों मीटर्स में तैयार हुआ,
उसको भी खरीदने वाला है। या तो हम क्लोथ डायरेक्टली भी बेच सकते हैं, या तो वो फिर जाएगा गारमेंट फैक्ट्री में, गारमेंट फैक्ट्री में जाएगा। तो 1 2 3 4 ए बी सी डी ई 5 जगह ये कॉटन चला गया। और जो 5वीं जगह है लास्ट, दैट इज गारमेंट फैक्ट्री, वो अल्टीमेट कंजप्शन पे आएगी, क्योंकि गारमेंट फैक्ट्री इसको शर्ट टी शर्ट बनाएगी, टोपी बनाएगी या कुछ और बनाएगी, तो वो उसकी फाइनल में आ जाएगा। तो क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडिड, ये हमारा टेबल बनेगा। इंटरमीडिएट कितना हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ, वैल्यू एड कितना हुआ। तो जरा कॉटन की बात करते हैं। पहले मैं देखता हूं जब कॉटन प्रोड्यूस किया, उस कॉटन वाले ने, फार्मर ने खुद ही प्रोड्यूस किया, उसको कोई लेबर के बगैर, मैं इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो मैन हमारे फैक्टर्स हैं उनके बगैर जो खर्चा है, मतलब लेबर ने खुद, जो फार्मर था उसने खुद कभी अपना काम दिया, उसकी बीवी गई, उसके बच्चे गए, तो वो मैंने यहां पे नहीं देखना है। तो इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो मैन फैक्टर्स आपके हैं उनके बगैर जो है उसको आपने एलिमिनेट करना है। मैं बोल रहा हूं 0, क्योंकि एक तो उसने लेबर यूज किया, मशीन यूज की, अपने इनपुट्स यूज किए, और जो इनपुट्स जो उसने यूज किए जो इसमें कैलकुलेट नहीं करने में उसने अपनी जो सर्विस दी वो मैंने नहीं ली, 0। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट उसको मिला 1000। आराम से आप समझिएगा, जो फार्मर है उसको 1000 मिला, 1000 करोड़ लिख लीजिए आप, 1000 लिख लीजिए, 1000 लैक्स लिख लीजिए, कोई मसला नहीं, मैं 1000 लिख रहा हूं इजी समझने के लिए। तो जो कॉटन की वैल्यू अभी है वो 1000 मिला उस फार्मर को। तो फार्मर को 1000 किसने दिया, ये आपको पता है, 1000 किसी और ने दिया होगा फार्मर को जिसने लिया होगा। मैं बोल रहा हूं ये व्यूअर ने दिया 1000, व्यूअर का जो खर्चा है जो उसने पे किया वो 1000 है, और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहां पे वो 1000 ही है। आराम से आप समझने की कोशिश कीजिए। तो व्यूअर को 1000 में पड़ा, ये कॉस्ट जो था कंजप्शन का, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट जो उसके कंजप्शन थी 1000 में उसने ली। तो व्यूअर इसको व्यू करेगा, अपना काम लगाएगा, अपनी मशीन लगाएगा, अपना खुद का टाइम लगाएगा, लेबर लगाएगा इसमें, तो वो उतने में नहीं भेजेगा। तो उसने इसको 2000